हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो हम जो अपना एक्ट कर रहे थे वो चाइल्ड एक्ट में आरटीई एक्ट कर रहे थे, राइट टू कंपलसरी फ्री एजुकेशन वाला एक्ट हम कर रहे थे, जिसमें हम 3 चैप्टर हम पढ़ चुके थे और ये चैप्टर हमारा 4th है, अध्याय 4। इसे पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी आपका कंप्यूटर भी स्टार्ट करना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि 6 डेट तक आपका ये पूरा कंप्लीट कर दूँ, चाइल्ड एक्ट जितने भी आपके दिए गए हैं सिलेबस में। तो अध्याय 4 में बोला गया है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। क्या क्या उत्तरदायित्व हम ये समझ लेते हैं। धारा 13 में बोला गया है प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का ना होना। देखिए, कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा। बालक या उसके माता पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। देखिए, ना तो वो किसी बालक से फीस ले सकता है, क्योंकि जो हमारी प्रारंभिक एलिमेंट्री एजुकेशन है वो क्या है, वो एकदम फ्री है। एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ तक है, 1 to हमारी 8 तक जो है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें कोई आपसे फीस नहीं ली जाएगी और ना ही अनुवीक्षण के दौरान रखा जाएगा माता पिता को। सेकंड में, कोई विद्यालय या व्यक्ति यदि उपधारा 1 की उपबंधों का उल्लंघन करता है, यानी वो फीस लेता है, उल्लंघन एक तरीके से फीस ले लेता है कोई व्यक्ति, तो प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो वह जुर्माने से जो प्रभारित प्रति व्यक्ति फीस का 10 गुना होगा। मान लीजिए ना उसने प्रति व्यक्ति 500 रुपये लिए हैं, तो उसका 10 गुना कर दीजिए आप, 10 गुना कर दीजिए, 10 गुना आपको देना होगा 5000 समथिंग। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग लिया। अगर कोई भी इसमें ये बोला गया अगर कोई व्यक्ति फीस देता है तो उसे अपराध में 10 गुना ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। ख में बोला गया किसी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है तो वह जुर्माने से जो पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रुपये तक और प्रत्येक पश्चावर्ती उल्लंघन के लिए 50,000 तक का हो सकेगा। यदि अनुवीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत रखता है तो क्या होगा, तो पहले जुर्माने से 25,000 तक और प्रत्येक पश्चावर्ती 50,000 का जुर्माना होगा। यदि पहले बार करता है, वो इंग्लिश वाले देख लें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल एंड टीचर्स, नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोड्यूसर फॉर एडमिशन। तो देखिए बोला गया नो स्कूल और पर्सन शैल वाइल एडमिटिंग अ चाइल्ड कलेक्ट एनी कैपिटेशन फी एंड सब्जेक्ट द चाइल्ड और हिज हर पेरेंट्स और गार्जियन प्रोसीजर टू एनी स्क्रीमिंग। यानी कोई भी यदि बच्चे का एडमिटिंग करवाते हैं तो ना ही कोई कैपिटेशन फ़ी लगेगी और ना ही कोई स्क्रीनिंग चार्ज जो प्रोसीजर है वो उसके दौरान आप माता पिता को गुजारेंगे। ये बोला गया है कि रिसीविंग कैपिटेशन फ़ी, यदि आप उससे कैपिटेशन फ़ी लेते हैं तो क्या होगा, तो आपको 10 गुना देना होगा जो भी आप उससे बच्चे से फ़ी लेते हैं उसका, कोई टीचर या कोई फ़ी लेता है तो। बी में बोला गया यदि स्क्रीनिंग प्रोसीजर के दौरान आप निकालते हैं किसी भी पेरेंट्स को बच्चे को, तो आपको 25,000 आपको स्टार्टिंग में देने होंगे। यदि आप दोबारा से वही जुर्म करते हैं तो 50,000 आपको देने होंगे। अब धारा 14 में बोला गया है प्रवेश के लिए आयु का सबूत। देखिए, 1 में बोला गया प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए किसी बालक की आयु, जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्री अधिनियम 1886 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर या ऐसे अन्य दस्तावेज के आधार पर जो विहित किए जाएं अवधारित की जाएगी। इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है 1886 का, आपको केवल याद रखना है कि आयु के लिए क्या है, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर कोई ऐसा दस्तावेज जो मान्य हो, जैसे आधार कार्ड वगैरह मान्य होते हैं तो उससे भी देख सकते हैं। 2 में बोला गया किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। बाई द चांस उस पर आयु का कोई सबूत नहीं है तो भी आप उसको मना नहीं करेंगे कि प्रवेश नहीं देंगे, आपको प्रवेश देना ही होगा। प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू एलिमेंट्री एजुकेशन द एज ऑफ अ चाइल्ड शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्री एजुकेशन में उनको क्या देंगे, बच्चों को प्रवेश देंगे, या फिर बर्थ, डेथ, मैरिज ये तो अधिनियम है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट हो जिसके थ्रू आप बच्चों को एडमिशन दे सकें।
सेकेंड है अगर नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल ऑफ लैक ऑफ एज प्रूफ, यानी यदि उस पर एज प्रूफ नहीं है तो आप उसे मना नहीं करेंगे, डिनाइड एडमिशन बोला गया, मना नहीं करेंगे स्कूल में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट हमारा 15 बोला गया प्रवेश से इनकार ना किया जाना। किसी बालक को शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो विहित की जाए किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा, परंतु किसी बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात है, परंतु यह कि विस्तारित अवधि के पश्चात प्रवेश प्राप्त बालक कोई ऐसी रीति में जो समूची सरकार द्वारा विहित की जाए अपना अध्ययन पूरा करेगा। ये बोला गया है जैसे मान लीजिए अप्रैल में आप सभी के बच्चों के एडमिशन होते हैं। अब कोई बच्चा अगस्त में आता है, सितंबर में आता है, तो आप उस बच्चे को मना नहीं करेंगे। अगर वो अगस्त सितंबर में आता है आप उसको एडमिशन दे देंगे, लेकिन उसके लिए आप उसे कुछ एक ताकि वो बच्चा और बच्चों के बराबर आ सके, इस तरह की कुछ क्या करवाएंगे एक्टिविटीज़, या उसे इस तरह के एक प्रक्रिया से गुजारेंगे। इंग्लिश वाले नो डिनाइल फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए मना नहीं करेंगे। अ चाइल्ड शैल बी एडमिटेड इन अ स्कूल एट द कमेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक ईयर ऑफ विद इन सच एक्सपेंडेड पीरियड ऑफ एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड प्रोवाइडेड दैट नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इफ सच एडमिशन इज शॉर्ट सबक्वेंट टू एक्सपर्ट पीरियड, यानी पीरियड निकलने के बाद भी जो एडमिशन के होते हैं तो उसमें आप अगर वो निकल चुका है एडमिशन का टाइम पीरियड तो आप उस दौरान मना नहीं करेंगे किसी बच्चे को। प्रोवाइड फर्दर दैट एनी एडमिटेड आफ्टर द एक्सटेंड पीरियड शैल बी कंप्लीटेड हिज स्टडी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 16 बोला गया रोकने, ये धारा ये हमारी कौन सी है, धारा 16, रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। तो देखिए किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने से निष्कासित नहीं किया जाएगा। आप निष्कासित नहीं कर सकते जब तक। प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड कंपल्शन, नो चाइल्ड एडमिटेड इन ए स्कूल शैल बी हेल्ड बैक इन एनी क्लास एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी यही बोला गया है कि किसी भी विद्यालय में यदि बालक प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो जब तक उसकी कक्षा को बीच में नहीं, मान लीजिए 1 to 8 तक एलिमेंट्री एजुकेशन है और आप 5th में उसको निकाल देते हैं तो ऐसा नहीं होगा, आप 1 to 8 तक उसे पूरी एजुकेशन देनी होगी, ये बोला गया है इसमें। अब जो है हमारी धारा 17 है उसमें बोला गया बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। देखिए जो आजकल आधार आप लोग देखते होंगे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी देखते होंगे, तो बच्चों को पीट देते हैं, मार देते हैं, तो कोर्ट में केस वगैरह चले जाते हैं। तो ये जो केस जाते हैं ये इन्हीं के आधार पर जाते हैं कि जो हमारे अधिनियम बने हुए हैं उनमें मना किया गया है बच्चों के शारीरिक दंड देने के लिए और उसका मानसिक उत्पीड़न पर भी प्रतिषेध किया गया है। अक्सर आपने देखा होगा फीस के लिए मानसिक उत्पीड़ित करते हैं प्राइवेट स्कूलों में, तो वो मना है। तो इन्हीं के आधारों पर उन पर क्या लगाई जाती हैं, धाराएँ लगाई जाती हैं स्कूलों पर। तो किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। 2 में बोला गया है जो कोई उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह ऐसा व्यक्ति जो लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा। यदि कोई व्यक्ति इनका क्या करता है, उल्लंघन करता है ये 17 की धारा उपधारा 1 का, तो उस पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। इंग्लिश वाले सभी विद्यार्थी देखें कि सेशन 17 प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरेसमेंट टू चाइल्ड, नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरेसमेंट। किसी भी बच्चे को आप फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते और ना ही उसका मानसिक उत्पीड़न मेंटल हरेसमेंट कर सकते। हाउएवर कॉन्ट्रीवेंस द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी liable टू डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू सच पर्सन। कोई पर्सन यदि सब सेक्शन 1 का क्या करता है, उल्लंघन करता है, नहीं मानता है, तो उस पर क्या करी जाएगी, उस पर एक तरीके की डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे की ओर। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है धारा 18 मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित ना किया जाना। देखिए उपधारा में बोला गया समुचित सरकार, आप जानते हैं किसको बोला जा रहा है, स्थानीय प्राधिकारी भी आपको पता होगी क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं ये सारी कि समुचित सरकार किसे कहते हैं, स्थानीय प्राधिकारी किसे कहते हैं। द्वारा स्थापित
उसके स्वामित्वाधीन या निमंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, यानी जो समुचित सरकार के द्वारा और स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा जो विद्यालय स्थापित किए जाते हैं उन्हीं में तो एडमिशन देते हैं बच्चों को। इसमें बोला गया यदि उसके सिवा भी कोई विद्यालय जो है इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, मतलब इस अधिनियम के लागू होने के बाद में ऐसे प्राधिकारी से ऐसे प्रारूप में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, कोई विद्यालय आवेदन करके मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा या कार्य नहीं करेगा। यानी कोई भी विद्यालय जब से ये आपका अधिनियम लागू हुआ है उसके बाद से कोई भी विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त के, बिना किसी भी ऐसी रीत के कार्य नहीं करेगा। वो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनको भी मान्यता प्राप्त करनी पड़ती है सरकार से, आप लोगों को पता हो तो। सेकंड जो है उपधारा 1 के अधीन वित्त प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में ऐसी अवधि के भीतर ऐसी रीति में ऐसी शर्तों के अधीन होते हुए जो विहित की जाए मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा, परंतु किसी विद्यालय को ऐसी मान्यता तब तक अनुदित नहीं की जाएगी जब तक वह धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता। अब जो धारा 19 आएगी उसकी जो मांग होंगी उसको पूरा नहीं करेगा जब तक उसको मान्यता विद्यालय को नहीं दी जाएगी। मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा मान्यता वापस ले भी सकता है। आपने देखा होगा जो स्कूल है उनकी मान्यता वापस भी ली जा सकती है। जो विहित प्राधिकारी होगा वो लिखित रूप में देगा किस बेस पर आपकी मान्यता ली जा रही है। परंतु ऐसे आदेश में आसपास के उस विद्यालय के बारे में निर्देश होगा जिसमें गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। परंतु यह और ऐसी मान्यता को ऐसे विद्यालय को ऐसी रीति में जो विहित जाए सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं ली जाएगी। यानी बिना सुनवाई के आप उसको उसकी जो मान्यता है नहीं ले सकते हो, पहले उसकी सुनवाई की जाएगी उस स्कूल की भी। कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है, मान्यता वापस लेने के पश्चात विद्यालय मान लीजिए मान्यता वापस ले ली गई है उस विद्यालय से, तो उसके पश्चात भी वो चलाना जारी रखता है तो जुर्माने से जो 1 लाख रुपये तक का हो सकता है। 1 लाख रुपये तक का क्या होगा, जुर्माना होगा। ठीक है, 1 लाख तक का जो जुर्माना होगा उससे क्या होगा, जुर्माना लगाया जाएगा उस पर। उल्लंघन जारी रखने की दशा में जुर्माने से जो प्रत्येक दिन के लिए इसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है 10,000 रुपये तक का होता ही होगा। इंग्लिश वालों देख लीजिए, नो स्कूल टू बी एस्टेब्लिश विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज, बिना सर्टिफिकेट और के आप लोग स्कूल नहीं खोल सकते, ये बोला गया है। ये बोला गया है नो स्कूल, देखिए पहले वाले में मैं सीधा आपको बता देती हूँ। पहले वाले में ये बोला गया है नो स्कूल अदर देन अ स्कूल एस्टेब्लिश ओन्ड और कंट्रोल बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के बाद यदि कोई इस्टेब्लिशर फंक्शन इस तरह का स्कूल बिना सर्टिफिकेट के, बिना अथॉरिटी के, इस बिना एप्लीकेशन फॉर्म मैनर के प्रेस्क्राइब नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। द अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेशन 1, यदि कोई अथॉरिटी सब सेशन 1 के अंदर शैल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज इन सच फॉर्म with such periods in manner subject to such condition prescribed provide on the contravention of देखिए इसमें केवल यही बोला गया है, हम बात कर लेते हैं सीधे। पहले तो बिना आप सर्टिफिकेट जारी किए, जो मान्यता प्राप्त हम बोल रहे हैं, बिना आप सर्टिफिकेट जारी किए किसी भी स्कूल को नहीं देंगे मान्यता, मतलब जब तक उस सर्टिफिकेट जारी नहीं हो जाता जब तक कोई भी स्कूल नए बच्चों को पढ़ा पाएगा। और सर्टिफिकेट के लिए भी आपके स्कूल का निरीक्षण किया जाएगा कि वो मान्यता देने लायक है या नहीं है। फिर और अगर किसी कारणवश अगर आपका स्कूल के बारे में कुछ इस तरह की सुनाई आती है कि ये स्कूल मतलब उचित नहीं है, तो आपका सर्टिफिकेट भी वापस ले सकती है और बाकायदा वो उसके लिए आप स्कूल की सुनवाई भी होगी और जो आपकी गवर्नमेंट होगी वो उसको क्या लिखित में नोटिफिकेशन भी देगी। सो बोला गया यदि कोई बिना सर्टिफिकेट जारी किए इस तरह के स्कूल भी चलाता है तो उन पे कार्रवाई होगी, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा उन पे। अब जो हमारी धारा 20 है उसे देख लेते हैं, अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। तो अब इनमें जो अनुसूचियां बनी हुई है इनमें संशोधन करने की शक्ति किस किस को दी गई है, केंद्र सरकार को अधिसूचना द्वारा। अधिसूचना यानी गजट्स जो किस में जाते हैं, जो हमारे दोनों
राज्यसभा लोकसभा उनमें जाते हैं गजट्स। तो अधिसूचना द्वारा अनुसूची का उनमें किसी मान या मानक को जोड़कर उससे उसका लोप करके संशोधित कर सकती है। जोड़कर मान या मानक को भी संशोधन कर सकती है। पावर ऑफ अमेंड शेड्यूल, द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अमेंड द शेड्यूल बाय एडिंग टू देयर फॉर्म स्टैंडर्ड और अदर एनी ओमिटिंग नॉर्म। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके जो शेड्यूल है उनमें क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, जोड़ घटाव कर सकती है अपने हिसाब से। अब जो है वो है धारा 21, इसमें बोला गया विद्यालय प्रबंध समिति। तो किसी विद्यालय से भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी ऐसे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेगी। विद्यालय के लिए एक प्रबंध समिति का गठन कर रही है और इसमें कौन कौन शामिल हो रहा है और कौन कर रही है, स्थानीय प्राधिकारी हैं जो करेंगे। और ऐसे विद्यालय में माता पिता भी होंगे, माता पिता या जो भी बच्चे का संरक्षक होगा वो, शिक्षक होंगे जो भी निर्वाचित शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। फिर परंतु ऐसी समिति में कम से कम 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे। 3/4 यानी 4 में से 3 कितने होने चाहिए, माता पिता होने चाहिए। परंतु और भी ये अलाभित समूह दुर्लभ वर्ग के बालकों के माता पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जो अलाभित समूह है, दुर्लभ वर्ग आपको पता होगा हमने किसके बारे में बोला था, अलाभित समूह जैसे SC ST OBC दुर्लभ वर्ग के जितने भी हैं, क्षेत्र के आधार पर भी हो सकते हैं, किसी क्षेत्र के आधार पर, और या लड़कियां वर्ग लिंग के आधार पर भी हमने जाने थे ये। तो बालकों के माता पिता या संरक्षक को भी समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल जो जिनको लाभ मिलता है, जो उच्च वर्ग के या फिर जिनको मतलब इस तरह समझा जाता है उन्हीं के माता पिता को बुलाया जाएगा, नहीं। जो 3/4 सबका होगा, इनका भी जो दुर्लभ वर्ग हैं और लाभित समूह है इनका भी जो माता पिता का है वो इतना ही होगा। परंतु यह भी ऐसी समिति के 50% सदस्य स्त्रियां होंगी। इसमें भी कितनी होंगी, 50% कितनी होनी चाहिए, स्त्रियां होनी चाहिए। अब सेकंड में बोला गया है विद्यालय प्रबंध समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी। किस किस फंक्शंस का कार्य करेगी ये देखते हैं। विद्यालय के कार्यकरण को मॉनिटर करना। 6 में बोला गया विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना। 7 में बोला गया समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना, यानी जो टीचरों को या जो भी आपके स्कूल में पैसे दिए गए हैं, समुचित सरकार या जो धनराशि दी गई है, अनुदान, यहाँ पे अनुदान का यूज़ किया गया है और वैसे हम अपनी ठेठ भाषा में बोले तो रुपए पैसे बोलेंगे। तो समुचित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी जो हैं इनके द्वारा या किसी अन्य स्रोत से अनुदान मिला है उसका देखेंगे कि कहाँ कहाँ वो लगाया गया है या फिर वो उसका दुरुपयोग तो नहीं कर लिया गया। 6 में बोला गया ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं परंतु अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित प्रशासित किसी विद्यालय, चाहे वे धर्म आधारित हो या भाषा आधारित हो। इंग्लिश वाले देख लें, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। देखिए, अ स्कूल अदर देन अ स्कूल स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज 4 ऑफ क्लॉज N ऑफ सेक्शन 2 shall constitute management consisting of the school committee, elected representative of the local authority, parents, guardians of children admitting in school and teachers। बोला गया है कि एक स्कूल की कमेटी बनाई जाएगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। किस किस के द्वारा बनाई जाएगी, लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे। पेरेंट, उसमें कौन कौन होंगे उस कमेटी में, पेरेंट्स होंगे, जो चिल्ड्रन हैं उनके गार्जियंस, या एडमिटिंग स्कूल टीचर, जो भी टीचर्स हैं उस स्कूल में वो होंगे, और 3/4 होंगे उसमें पेरेंट्स। 3/4 क्या होंगे उसमें, पेरेंट्स कमेटी में। और जो हमारे प्रोवाइड फर्दर देन proportionate representative shall be parents and belonging disadvantages group weaker। इसमें बोला गया डिसएडवांटेज ग्रुप या वीकर सेशन के जो भी पेरेंट्स गार्जियन हैं वो भी होंगे इसमें। और 50% प्रोवाइडेड ऑल्सो द 50% मेंबर इसमें क्या होंगी, वुमेन होंगी कमेटी में, 50% वुमेन होंगी इसमें।
अब सेकंड में बोला गया है द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी शैल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, देखिए। मॉनिटर द वर्किंग स्कूल, मॉनिटर करेगा जो भी स्कूल में वर्क होते हैं उसको। प्रिपेयर द रिकमेंड स्कूल डेवलपमेंट प्लान, जो भी स्कूल के डेवलपमेंट के लिए जो जो उचित होगा वो प्लान डेवलप करेंगे ये लोग। मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है और लोकल अथॉरिटीज़ से इनको जो ग्रांट्स मिले हैं, अनुदान जो पैसे मिले हैं, ग्रांट्स, उनका क्या क्या यूज़ किया गया है उसको मॉनिटर करेंगे ये। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस में बी प्रेस्क्राइब्ड, और इसी तरह के फंक्शंस को ये जो उचित हैं स्कूल के लिए वो करेंगे ये। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है धारा 22 विद्यालय विकास योजना। तो एक में बोला गया है धारा 21 हम पीछे पढ़ के आए, उसकी उपधारा 1 पढ़ कर आए के अधीन गठित प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति, जो भी अभी पीछे हम पढ़कर आए ना कि 21 में क्या समिति गठित की जाएगी, उसमें कौन कौन होंगे, पेरेंट्स होंगे और टीचर्स होंगे। तो उसमें बोला गया है अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी विद्यालय, चाहे वह धर्म आधारित हो या भाषा आधारित हो, धारा 2 के खंड और 2 में, तथा परिभाषित किसी सहायता प्राप्त विद्यालय के संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति की सेवा ऐसी रीति में जो विहित की जाए एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। मतलब ये जो कमेटी बिठाई गई है, अब इसमें बोला गया है, अब जो पीछे तो 21 में बोल दिया गया इस तरह की कमेटी बिठाई जाएगी, और 22 में बोल दिया गया अब ये जो कमेटी बिठाई गई है एक विकास योजना तैयार करेगी ऐसे स्कूलों के लिए। अब 2 में बोला गया उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार तैयार की गई विद्यालय विकास योजना यथास्थिति समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजना को दी जाने वाले अनुदान का आधार होगा। और ये जो जब विकास योजना तैयार कर ली जाएगी तो भाई इसके लिए, इस योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे, तो वो अनुदान कौन देगा, वो अनुदान जो है आपकी या तो स्थानीय प्राधिकारी देंगे या समुचित सरकार देगी या कोई इससे संबंधित जो भी सरकार होगी वो देगी। तो देखिए 21 में हमने बात करी थी, धारा 21 जो थी उसमें बात करी थी एक तरह की कमेटी यानी एक तरह की क्या बैठाई जाएगी, समिति बनाई जाएगी, विद्यालय प्रबंधन समिति बनाई जाएगी, है ना, समिति बनाई जाएगी। और 22 में हमने बात कर ली है कि जो समिति बनाई गई है वो क्या करेगी, एक विद्यालय विकास योजना बनाएगी, और इसकी भी उपधारा 1 में बोला गया है विद्यालय विकास योजना बनाएगी। 2 में बोला गया है 22 की कि जो इसे अनुदान मिलेगा वो किसके द्वारा मिलेगा, ये जो विकास योजना बनाएगी उसको भाई केवल पेपरों में तो योजना नहीं रखनी है हमें, अगर वो एग्जीक्यूट करनी है तो उसे समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी क्या देंगे, अनुदान देंगे। इंग्लिश में देख लीजिए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। तो एवरी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एक्सेप्ट द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ अ स्कूल एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरी whether based or religion or language and aided school as defined सब clause। देखिए इसमें ये बोला गया है कि जो एवरी स्कूल, कुछ भी है हो, कोई भी स्कूल हो जो या फिर किसी की भी अल्पसंख्यक के हों, किसी के भी हों, इससे संबंधित हों, तो किसी लैंग्वेज से अलग हों, किसी भी धार्मिक स्तर पर अलग हों, उन सभी के लिए क्या है, आप जो आपने प्रिपेयर स्कूल डेवलपमेंट प्लान, जो प्लान डेवलपमेंट करेंगे, जो कमेटी आपने बनाई है वो क्या करेगी, एक प्लान डेवलपमेंट करेगी स्कूल के लिए। फिर बोला है द स्कूल डेवलपमेंट प्लान सो प्रिपेयर्ड अंडर सबसेशन 1, ये जो हम पीछे पढ़कर आए सबसेशन 1, ये शैल बी बेसिस ऑफ द प्लान ग्रांट टू बी मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एज द केस। तो वो लोग क्या करेंगे, लोकल अथॉरिटीज़ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इनको ग्रांट्स देंगे जो आपने योजनाएं बनाई गई हैं, डेवलपमेंट प्लान बनाए हैं। बढ़ते आगे की ओर। अब है हमारी धारा 23, इसमें बोला गया शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवाएं और निबंधन और शर्तें। यानी अब जो ऐसे स्कूल बनाए गए हैं उनके लिए आपको शिक्षक, टीचर्स जो हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें बोला गया है कि इनकी अर्हताएं क्या होंगी, इनकी सेवा के निबंधन क्या होंगे, इनकी शर्तें क्या होंगी। तो पहले में बोला गया उपधारा 1 में कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अथवा अधिकृत न्यूनतम अर्हताएं हैं शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होगा। यानी इसमें ये बोल दिया गया है जो केंद्र सरकार ने अपनी गजट में लिखा है, शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा लिखा गया है, या फिर कि जो अर्हताएं लिखी गई हैं एक शिक्षक के लिए, वो यदि उसके पास होती हैं तो वो एक शिक्षक बन सकता है।
तो 2 में बोला गया है जहाँ किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली प्राप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा 1 के अधीन अथवा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, वहाँ केंद्र सरकार यदि वे आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अहर्ताएं को 5 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। यानी इसमें देखिए ये बोला गया है यदि आपके पास शिक्षक कम है, इस तरह की शिक्षक अहर्ताएं नहीं रख पा रहे हैं जो अपने गजट्स में दिए हैं, तो जब तक आप जो गजट्स में 5 साल तक के लिए उनको मना कर दीजिए कि मतलब जो भी आपको लग रही हो कि ये उचित नहीं है, इनके आधार पर हमें शिक्षक ज़्यादा नहीं मिल रहे, तो उन अहर्ताओं को आप थोड़ा उस 5 साल तक के लिए कम कर सकते हैं। फिर आगे बोला गया परंतु कोई शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा 1 के अधीन यथा कथित न्यूनतम अहर्ताएं नहीं है 5 वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित करेगा। लेकिन अगर वो अहर्ताएं नहीं है तो 5 वर्ष के भीतर उसे अहर्ताएं करनी होंगी जो इस अधिनियम में लिखी गई हैं। अब 3 में बोला गया शिक्षक को संदेह वेतन भत्ते तथा उसका सेवा में निबंधन और शर्तों वे होंगी जो विहित की जाएं। कौन कौन सी होंगी इंग्लिश में देख लीजिए। क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ टीचर्स, क्वालिफिकेशन बताई गई है और टर्म एंड कंडीशन बताई गई है। तो एनी पर्सन पोजेसिंग सच मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेड डाउन बाय एन एकेडमिक अथॉरिटी authorized by the central government by notification shall be eligible of appointment as a teacher। यानी जो लोकल एडमिटिक अथॉरिटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉराइज्ड नोटिफिकेशन है उसमें जो भी एलिजिबिलिटी दी हो टीचर के लिए उसके बेस पर कोई भी टीचर बन सकता है। वेयर अ स्टेट डज नॉट हैव एडिक्वेट इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग courses or training in teacher education or teacher possessing minimum qualification as laid down under section 1 are not available in sufficient number, central government may if देखिए इसमें ये बोला गया था कि यदि किसी के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं हो पा रही हैं और गवर्नमेंट को इस तरह के टीचर्स जो है नहीं मिल पा रहे हैं, नेसेसरी है गवर्नमेंट को, तो क्या करेगी वो इस तरह के जो उसने अहर्ताएं रखी हैं नोटिफिकेशन में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी हैं उनको क्या कर देगी 5 साल के लिए मना कर देगी। लेकिन टीचर क्या करेगा उन 5 सालों के अंदर यदि वो उसमें एडमिट हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में जो उसे यदि मान लीजिए उसे सर्विस मिल जाती है तो वो 5 साल के अंतर्गत क्या कर लेगा इस तरह की जो भी अहर्ताएं दी गई होंगी मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई होंगी उसको गेन करेगा, उसे लेगा। सैलरी एंड अलाउंस पेबल टू एंड द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस टीचर शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सैलरी और जो भी अलाउंस होंगी वेतन भत्ते वो तो टर्म और कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाएंगी। अब धारा 24 में बोला गया शिक्षक के कर्तव्य और शिकायत को दूर करना से एक जो शिक्षक टीचर बनेगा उसके क्या क्या कर्तव्य होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगी और वो क्या क्या शिकायत दूर करेगा। तो धारा 23 की उपधारा 1 में के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा। धारा 23 में क्या किया गया था, शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, तो यही उपधारा 1 में बताया रहा है इसमें। तो क्या क्या कर्तव्य है देखिए। विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता का समय पालन, कोई भी टीचर नियमितता से आएगा और समय का पालन पे आएगा, समय के टाइम पर आएगा वो। ख में बोला गया धारा 29 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना उसे पूरा करना, यानी जो भी धारा 29 हम आगे पढ़ लेंगे उसकी उपधारा 2 है उसके अनुसार बोला गया है कि जो इसे याद करने की जरूरत नहीं, केवल याद कर लीजिए टीचर को टाइम पर आना होगा, रेगुलर आना होगा और टाइम पर आना होगा और जो भी उसका सिलेबस होगा उसे शुरू करना होगा, उसे कंप्लीट भी करना होगा। विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना बोला गया है, जो समय के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करवाना होगा। प्रत्येक बालक को शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण करना और तदनुसार तथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई जोड़ना हो, यानी जो प्रत्येक बालक है उसका सामर्थ्य देखकर आप शिक्षा का निर्धारण करेंगे। यदि किसी बच्चे को जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा दी जाती हैं बच्चे की स्थितियों को देखकर तो वो भी लगवा दी जाएंगी। इसमें ये बोला गया है माता पिता और शिक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना, यानी समय समय पर माता पिता और जो भी संरक्षक होंगे बालक के उनके साथ भी नियमित बैठक करनी है। बालक के बारे में उपस्थित में नियमितता
शिक्षण ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना, ऐसे अन्य कर्तव्यों को पालन करना जो विहित की जाए। और ऐसे ही अन्य कर्तव्य होंगे जो लिखे गए हों, वो उनका कर्तव्य क्या है, शिक्षकों को पालन करना है। इंग्लिश में ड्यूटीज ऑफ टीचर्स एंड redressal of grievances. A teacher appoint subsection 1 of section 23 के द्वारा जो टीचर अपॉइंट किए गए हैं, मेंटेन रेगुलरिटी, वो क्या करेंगे, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, वो रेगुलरिटी से आएंगे, पंक्चुअल होंगे, कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। यानी जो भी उनका करिकुलम होगा, बच्चों का करिकुलम यानी सिलेबस, एक तरीके से जो करिकुलम होगा उसको क्या करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे और उसे कंप्लीट भी करवाएंगे। कंप्लीटिंग एंटायर करिकुलम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने करिकुलम जब मन चाहा तब करवा दिया, नहीं, आपको स्पेसिफाइड टाइम में वो कंप्लीट भी करना होगा करिकुलम। असेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड एंड अकॉर्डिंगली सप्लीमेंट एडिशनल इंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड एनी एज। यानी बच्चों की लर्निंग एबिलिटी को देख करके उनकी जिस तरह की बच्चों की लर्निंग एबिलिटी होंगी उसकी तरह अगर आपको लगता है कोई एडिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत है बच्चों के लिए तो वो भी आप देंगे। ई में बोला गया है होल्ड रेगुलर मीटिंग विद पेरेंट्स। आप जो बच्चों के पेरेंट्स हैं या फिर गार्जियंस हैं उनसे क्या करेंगे, रेगुलर मीटिंग करेंगे। अप्राइज देम अबाउट द रेगुलरिटी इन अटेंडेंस, और बच्चों की अटेंडेंस भी देखेंगे रेगुलर है या नहीं है। एबिलिटी टू लर्न, उनकी जो सीखने की क्षमता को। प्रोग्रेस मेड इन लर्निंग, और देखेंगे कि क्या वो प्रोग्रेस कर रहे हैं लर्निंग में। एंड एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड, और इसी तरह से संबंधित जो भी बच्चों की इन्फॉर्मेशन होगी उन पर आप ध्यान देंगे। परफॉर्म सच अदर ड्यूटी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब है हमारा 25 धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। एक में बोला गया इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात अनुसूची में विनिर्दिष्टित किए अनुसार बनाए रखा जाए। 2 में बोला गया उपधारा 1 के अधीन छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के प्रयोजन के किसी विद्यालय में तैनात किए गए किसी शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय कार्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी। धारा 27 में विनिर्दिष्टित प्रयोजनों से भिन्न किसी गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा। देखिए इसमें यही बोला गया है जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो ध्यान रखना है, और जो शिक्षक होगा उसको किसी अन्य कार्य के लिए आप अभियोजित नहीं करेंगे। गैर शिक्षक अभियोजन के लिए किसी और कार्य में लगा देते हैं आप, तो ऐसा नहीं होगा। पपिल टीचर रेशियो विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, यानी इस एक्ट के लागू होने के बाद जो गवर्नमेंट होगी और लोकल अथॉरिटी होगी सेल इंश्योर, वो इंश्योर करेगी टीचर और बच्चों के जो रेशियो है उसका। फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेन पीपल टीचर रेशियो सबसेशन 1, पीपल यानी बच्चे स्टूडेंट जो टीचर हैं और उनका रेशियो सबसेशन 1 के द्वारा। नो टीचर पोस्टेड इन अ स्कूल, जो टीचर है उसको किसी अन्य सर्विस में नहीं लगाया जाएगा, वो केवल जो बच्चों के पढ़ाने नॉन एजुकेशन पर्पस से नहीं लगा दिया जाएगा कि आप किसी और कार्य से टीचर को लगा दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, केवल टीचिंग के कार्य में ही वो कार्य करेगा। धारा 26 में बोला गया है शिक्षक की रिक्तियों का भरा जाना। नियुक्त प्राधिकारी समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपलब्ध करवाई गई निधियों द्वारा भागत वित्त पोषित किसी विद्यालय के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होंगे। यानी इसमें बोला गया रिक्त शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना। यदि 10% से ज़्यादा हैं रिक्त पद शिक्षकों के तो उन्हें भरा जाना चाहिए, 10% से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। धारा 27 में बोला गया गैर शिक्षक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध। किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना आपदा राहत कर्तव्यों, यदि कोई आपदा आ जाती है तो उस पर कोई जो ड्यूटीज़ होंगी टीचर की वो, या यथास्थिति
स्थानीय प्राधिकारी या फिर कोई स्थानीय प्राधिकारी होगा वो, या राज्य विधानमंडल द्वारा या फिर संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर शिक्षक प्रयोजनों के अभियोजित नहीं किया जाएगा। देखिए इसमें ये बोला गया है कि शिक्षक को आप किसी अन्य कार्य में अभियोजित नहीं कर सकते। 27 में किस किस में कर सकते हैं? 10 वर्ष की जनसंख्या जनगणना होती है उसमें कर सकते हैं, या फिर आपके कोई स्थानीय प्राधिकारी कह रहे हैं उसमें कर सकते हैं, कोई राज्य विधानमंडल अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तब, या फिर कोई राहत कर्तव्य, आपदा, कोई आपदा आ गई है उसकी राहत कर्तव्य में कुछ बनते हैं टीचरों के, तो उसमें वो उनमें उन्हें लगा दिया जाएगा। लेकिन जैसे इलेक्शन के टाइम में भी लगा दिया जाता है ना। लेकिन अगर आप बोलते हैं, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है बोल रहा है कि जाइए पानी ले आइए, या फिर आप टीचिंग छोड़िए वहाँ चले जाइए, मेरे घर चले जाइए, या फिर मतलब कहीं और बोलते हैं कि वहाँ चले जाइए, ये फॉर्म भर लाइए, जो भी इस तरह के कार्य मतलब टीचर नहीं करेगा, केवल इन कंडीशनों में करेगा। इंग्लिश में देख लीजिए, प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पस। नो टीचर शैल बी डिप्लॉयड फॉर एनी नॉन एजुकेशनल पर्पस अदर देन, कोई भी नॉन एजुकेशनल पर्पस के टीचर क्या नहीं करेगा, टीचर को नहीं लगाया जाएगा। अदर देन बोला गया है पॉपुलेशन सेंसस, जब पॉपुलेशन सेंसस होते हैं जनगणना तब, डिजास्टर रिलीफ ड्यूटीज़ में तब, रिलेटिंग टू और इलेक्शन में बोल दिया गया है इसमें, लोकल अथॉरिटी, स्टेट लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट बोलते हैं तब, किसी स्थिति में तब आप टीचर को लगा सकते हैं। 28 में बोला गया है शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। देखिए बोला गया है कि कोई शिक्षक शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगी। यदि कोई गवर्नमेंट टीचर है तो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, कोई भी प्राइवेट शिक्षण या किसी भी प्राइवेट शिक्षण में भी कार्य नहीं करेगा। प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर। ठीक, अब है हमारा अध्याय 5, चैप्टर 5। आज इसको हम कंप्लीट करते हैं, आप थोड़ी देर और बैठे रहिए तो आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि हम आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म कर सकेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। देखिए धारा 29 में बोला गया पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्देशित किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकृत की जाएगी। यानी पाठ्यक्रम की किसकी जिम्मेदारी होगी, जो करिकुलम होगा वो समुचित सरकार जो है अधिसूचना में बनाएगी, और किसकी शिक्षा प्राधिकारी जो बताएंगे उनके थ्रू बनाएगी। शिक्षा प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकृत करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। किस किन बातों का ध्यान रखना, देखिए संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूपता, बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए उस करिकुलम से, बालक के ज्ञान अंतःशक्ति योग्यता का निर्माण होना चाहिए, पूर्णतम मात्रा तथा शारीरिक और मानसिक योग्यता का विकास होना चाहिए, बाल अनुकूल बाल केंद्रित रीतियों में क्रियाकलापों प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण भी होना चाहिए। Chapter 5 Curriculum and Completion of Elementary Education. Curriculum and Evaluation Procedure. The curriculum and evaluation procedure of elementary education shall be laid down by an academic authority to be specified by the appropriate government by notification. नोटिफिकेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, जो एलिमेंट्री एजुकेशन का है वो करिकुलम जारी करेगी। द एकेडमिक अथॉरिटी, जो एकेडमिक अथॉरिटी होगी और किसकी सहायता से करेगी, एकेडमिक अथॉरिटी से। जो एकेडमिक अथॉरिटी होगी जो करिकुलम तैयार करेगी उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है ये इसमें बताया गया है। तो वो लगा है कंफॉर्मिटी विद द वैल्यूज enriched in the constitution, all round development of child, building up child knowledge, बच्चों की जो चाइल्ड नॉलेज है वो बढ़नी चाहिए, पोटेंशियल और टैलेंट, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ द फुलेस्ट एक्सटेंट, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, डिस्कवरीज, एक्सप्लोरेशन इन अ चाइल्ड फ्रेंडली चाइल्ड सेंटर्ड मैनर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल चाइल्ड मदर टंग। अब बढ़ते हैं अब आगे की ओर। अब जो है हमारा धारा 30, इसमें बोला गया परीक्षा का समापन प्रमाण पत्र। जब परीक्षा समाप्त कर लेंगे तो उसके लिए आपको बच्चों को प्रमाण पत्र भी देना होगा, जो हम रिजल्ट बोलते हैं, मार्कशीट बोलते हैं एक तरीके से वो। तो किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यानी जब तक वो प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता जब तक उसे बोर्ड की शिक्षा नहीं आप अपेक्षा कर सकते। प्रत्येक बालक को जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
तो जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एग्जामिनेशन एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू पास एनी बोर्ड एग्जामिनेशन टिल कंप्लीटिशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। जब तक कोई बच्चा अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक आप उससे बोर्ड एग्जाम पास करने की उम्मीद नहीं लगा सकते। एवरी चाइल्ड कंप्लीटिंग हिज एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी, और जो भी बच्चा जो भी चाइल्ड एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करेगा उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब है हमारा अध्याय 6। अध्याय 6 में बोला गया बालकों के अधिकारों का संरक्षण। अब इसमें बताया जाएगा कि बालकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और उनका संरक्षण किस तरह किया जाएगा। तो 31 में बोला गया बालक के अधिकार को मॉनिटर करना। उपधारा 1 बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है 2005 का, ठीक। इस यथास्थिति धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग उस अधिनियम के अधीन उन्हें समुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा। अब क्या क्या फंक्शंस ध्यान रखने हैं देखिए नीचे। एक में बोला गया इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित अधिकारों के रक्षोपाय की परीक्षा और पुनर्लोकन करना, उनके प्रभावी कार्यान्वयन के अध्यायोपी सिफारिश करना, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कि बालक के अधिकार संबंधित परिवाद की जांच करना, कई बच्चों को पैसे लेकर तो नहीं शिक्षा दी जा रही है। उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम धारा 15 धारा 24 के अधीन। देखिए आपको ध्यान होगा पीछे हम पढ़कर आए कि बालकों को फ्री एजुकेशन देनी है, कोई पैसा नहीं लेना है, और जो भी आप मतलब अथॉरिटी से पैसा आ जाता है वो बच्चों के उसमें लगाए जाते हैं, स्कूल में लगाए जाएंगे, बच्चों को मारपीट नहीं की जाएगी। तो यही बच्चों के अधिकार हैं, इसमें आपको कोई रटने की बात नहीं है, ये इंग्लिश में दिया गया है। अब धारा 32 में देख लेते हैं शिकायतों को दूर करना। धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित शिकायत कर सकेगा। मान लीजिए किसी को अगर शिकायत होती है और किसी को लगता है कि जो ये टीचर है ये सही नहीं है या बच्चों से फीस लेता है या कोई और इस तरह की एक्टिविटी होती है जो बच्चों के अधिकार हैं, जैसे बुक्स देना, सब किसकी ड्यूटी होगी, टीचर्स की होगी, ड्रेस भी कौन देता है, टीचर्स भी देता है, मतलब 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है इनसे। तो यदि कोई इस तरह नहीं करता है, कोई बुक्स के लिए पैसे लेता है या कोई इस तरह के बच्चों के अधिकारों को छीनता है, तो क्या करेंगे आप, जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी कौन से हैं, स्थानीय प्राधिकारी अधिकारी को आप देंगे शिकायत लिखकर। रीएड्रेस ऑफ ग्रीवेंस बोला गया सेक्शन 31 के तहत जो बच्चों के जो चाइल्ड एक्ट हैं बच्चों के, तो अगर कोई उनका हनन करता है, उससे कोई इशू होते हैं, तो लोकल अथॉरिटीज़ को क्या देंगे आप लोग, लोकल अथॉरिटीज़ को आप शिकायत देंगे। अब धारा 33 में बोला गया है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी। देखिए हर किसी एक्ट बनाने के लिए, हर किसी के लिए, आयोग के लिए एक सलाहकार होना ज़रूरी है। तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसमें 15 से अनधिक उतने सदस्य होंगे। 15 से यानी 15 से तो ज़्यादा ही होने चाहिए, ये 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अनधिक। जितने सदस्य केंद्र सरकार आवश्यक समझे उतने, जिसकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा, बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से की जाएगी। यानी वो ऐसे व्यक्ति होनी चाहिए जिन्हें प्रारंभिक शिक्षा का अनुभव हो, ज्ञान हो, बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान हो और व्यवहारिक अनुभव रखते हो व्यक्तियों से। 2 में बोला गया राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कृत्य, क्या क्या फंक्शन होंगे जो ये परिषद बनाई जाएगी उसके। तो अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना होगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के भत्ते, नियुक्ति के अन्य निबंधन शर्तें होंगी जो विहित की जाएं। इंग्लिश में देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी ये, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट बाय नोटिफिकेशन नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, नंबर कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ मेंबर सच नॉट एज 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी समझे उतने ज़रूरत उतने पर्सन होने चाहिए। और उन्हें किस किस की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी फील्ड में उन व्यक्तियों को नॉलेज होनी चाहिए जो उस कमेटी के यानी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य बनेंगे, उन व्यक्तियों को बच्चों एलिमेंट्री एजुकेशन संबंधित क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित होनी चाहिए। सेकंड बोला गया फंक्शन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, क्या क्या एडवाइजरी काउंसिल के फंक्शंस हैं। इसमें बोला गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस एक्ट
जो भी एक्ट दिए गए हैं उनको ढंग से इम्प्लीटेशन करना, यही इनके एक्ट ये कर रहे हैं। द अलाउंस एंड अदर टर्म कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर नेशनल एडवाइजरी प्रिस्क्राइब्ड। अब 34 में बोला गया धारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक राज्य सलाहकार परिषद, देखिए पीछे केंद्र कर रही थी, यहाँ पर राज्य कर रही है, दोनों में सेम है, ठीक है। यहाँ पर राज्य को पावर दी गई है, तो बोला गया राज्य जो समझे उचित उसके आधार पर जो उतने व्यक्ति लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, पीछे आप इसे स्वयं से पढ़ लेना। अब है हमारा अध्याय 7। अध्याय 7 में बोला गया प्रकीर्ण धारा 35 निर्देश जारी करने की शक्ति। तो केंद्रीय सरकार यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे मार्गदर्शन सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन प्रयोजन के लिए ठीक समझे। समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए संबंध में स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय प्रबंध मार्गदर्शन सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे। अब जो है हमारा धारा 37 सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई जाने वाली आश्रित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग जो अभी हम राज्यों में पढ़कर आए वो, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। यानी इसमें जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं वो इन लोगों के विरुद्ध नहीं की जाएगी, क्योंकि ये तो खुद स्वयं से बनाने वाले हैं, तो इनके विरुद्ध ये कोई भी इनमें एक्ट लागू नहीं होगा। अब 39 में बोला गया है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो केंद्र सरकार गजेट्स करेगा जारी और उसके आधार पर दूर किया जाएगा उनको। परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2012 के प्रारंभ से 3 वर्ष के पश्चात नहीं किया जाएगा। इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके लिए जारी पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना होगा। जैसा कि हर कोई भी गजट्स में लाया जाता है अधिनियम तो वो संसद के दोनों सदनों में जल्दी से जल्दी रखा जाता है। ऐसे हम पढ़ चुके हैं अभी 39 में। तो आज की वीडियो में हम इतना ही है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए थोड़ा लास्ट में मैंने जल्दी पढ़ाया है। अच्छा, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।